औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश ऐसे की एक आउटलाइन होगी। पीएमएस 2023 के अंदर ये ऐसे आया था, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन। ये लास्ट टाइम मैंने एक बुक रिव्यू दिया था, रिच डैड पुअर डैड, उसके अंदर भी ये जो वर्ड थे ये कुछ आए हुए थे एंड मुझे ये फील हुआ था कि ये शायद इसी में से ही आए हुए हों। ठीक है, तो देखते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जो अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर तो शायद आपको नहीं आइडिया होगा, वरना मैं अपना जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर ही मैं मेंशन कर देता होता हूँ हमारी थीसिस स्टेटमेंट। So, the concept of cost of inaction implies that failing to take timely and decisive action can lead to more severe consequences in the long run. कि अगर आप जो इनएक्शन जो है वो उस मोड मोड में रहते हैं, एक मोड होता है एक्शन वाला मोड और एक मोड होता है इनएक्शन वाला मोड। अगर आप इनएक्शन मोड में होते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है उस मोड से जो कि एक्शन वाला मोड होता है। लेट्स सपोज कि मैं ये अब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मे बी द कॉस्ट ऑफ नॉट मेकिंग दिस वीडियो विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अब मेरा यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और जो है मैं उसके बाद इसको अपलोड करूँगा और उसके बाद वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन इससे अगर 2-3 हज़ार बंदा या 4 हज़ार बंदा देख के उनमें से किसी अगर 5-7 का भी ऐसे क्लियर हो जाता है या इसके ऊपर दोबारा ऐसे आ जाता है और वो उसको कर पाते हैं या उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए इंस्टेड ऑफ नॉट मेकिंग द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक काम नहीं करते तो उसकी जो प्राइस होती है वो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है उसकी निस्बत उस काम पर जो कि हम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो हमें रिकमेंड किया जाता है वो एक्शन के ऊपर बिलीव करने का रिकमेंड किया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने दो लेवल्स के अंदर डिवाइड किया है, आप इसको जिस मर्जी लेवल पे लेके जाना चाहें ले सकते हैं। मैंने जो पीएमएस 2023 के एग्ज़ाम के अंदर मैंने यही टॉपिक किया था और मैंने इसको डिवाइड किया था। मैं उस तरीके से तो नहीं किया यहाँ पर, मैंने इसको एग्ज़ाम हॉल के अंदर डिवाइड किया था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिवीजन्स के अंदर। कि मैंने पहले पॉलिटिक्स के ऊपर बात की कि पॉलिटिक्स के अंदर हमारे जो मसाइल हैं, अगर हम उनको बैठ के हल कर लें, हम निगोशिएशंस कर लें, हमारी ये जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो क्योंकि हमने इसका अभी तक नहीं किया, इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसकी कॉस्ट जो है वो हमें बेयर करनी पड़ रही है। सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर मैंने जाके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की कि आप क्योंकि वो नहीं करते तो उसके ना करने की वजह से हमें आज ये सारे हालात से भुगतना पड़ रहा है, हमारी इन्फ्लेशन देखने, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के मसाइल देखने। अगर हम कर लेते तो आज ये सिचुएशन ना होती। सिमिलरली सोसाइटी के अंदर मैंने टेररिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर बात की कि अगर फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर टेररिज्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते, हम वहाँ पर देखते, हम उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते, तो हालात इस तरह ना होते जो कि इस टाइम हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्रिटिकल एनालिसिस टाइप वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इस तरीके से लेके गया था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने है वो मैंने दो लेवल्स पे किया है, एक नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल के अंदर वही बातें जो मैंने वहाँ पर लिखी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी आप ये देखें कि अभी इस टाइम मुल्क के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। अगर फॉर एग्जांपल हमने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को मुल्क से रूट आउट ना किया, हमने ख़त्म ना किया, तो हम अपने मुल्क के अंदर विजनरी लीडर कभी भी नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये सारा सिलसिला चला आ रहा है। आप देखें ना, पहले चार खलीफा, उनका आपस में कोई भी लिंक नहीं था। ठीक है, ना उनकी कोई एंगेस्टर्स थे, ना कोई उनके सक्सेसर थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हज़रत उमर के बाद, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा बन जाएगा, या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वो एक अलग ही सिचुएशन थी क्योंकि उनकी औलाद उस तरीके से नहीं थी। लेकिन आप हज़रत अबू बकर को देख लें, हज़रत उमर को देख लें, हज़रत उस्मान को देख लें, हज़रत अली को देख लें। ठीक है, इवन के हज़रत अली के बाद भी जो वो एक स्प्लिट है वो तो एक सिस्टम चलता ही रहेगा ना।
लेकिन उस टाइम सक्सेसर थे हजरत हसन, ठीक है, और उस टाइम द मोस्ट जो एक आप कहने ना प्रोमिनेंट पर्सन वो वही थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हजरत मुआविया आ गए, तो वो एक अलग सिचुएशन बन जाती है, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है मुल्क के अंदर वो रहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल ऑफ अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये विल होती तो फिर मुल्क की सिचुएशन कुछ और होती, इस वजह से क्योंकि हमने ये विल नहीं अपनाई, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है। सिमिलरली टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, अब उसकी वजह से पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड इंस्टेबिलिटी हैज जनरेटेड अ रूम फॉर टेरर आउटफिट्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स भी ओके हो, हमारी इकोनॉमी भी सही चल रही हो, हमारी सोसाइटी भी एक कोहेसिव हो, तो क्या फिर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म होगी? हम अपने बॉर्डर्स अलाइन कर लें, हम बिल्कुल उनको ठीक कर दें, तो क्या कर रहे हैं? हम काम ही नहीं कर रहे। अगर हम काम करते तो फिर हमारा जो सिचुएशन थी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म की वो कुछ और होती, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फर्दर जाएं तो निगलेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल टाइम्स ब्लैकआउट्स हुए हैं। आप इवन के 2023 के अंदर देखें, आप 2021 के अंदर देखें, मुल्क के अंदर ना पूरे मुल्क के अंदर बिजली का शटडाउन हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? हमारे डैम्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, हमारे जो उनके साथ हमारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक का, जो कि मैनेजमेंट का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो सारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? क्योंकि हम तो खुद खाएंगे। अगर हम खुद खाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो हम पहले अपना हमें खाना बंद करना पड़ेगा, फिर हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत सारी एक एफर्ट चाहिए, और वो एफर्ट हमने करनी नहीं है। तो जब हम नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह के मसाइल होंगे। तो अब ये जो मसाइल हैं, इनकी जो हमें कॉस्ट है वो ज़्यादा भुगतनी पड़ रही है। अगर हम करेंगे तो उससे इनके ये जो मसाइल हैं या इनकी जो प्राइस है वो कम की जा सकती है। सिमिलरली अगर आप देखें तो फेलिंग टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ही एग्जांपल आपको दूंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन के अंदर प्रॉपर काम करते, ठीक है, तो उससे हमारा जो ये सेक्टर इस टाइम ब्रेन ड्रेन वाला इशू चल रहा है कि यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, अगर हम एजुकेशन के अंदर प्रॉपर काम करते, हम यहाँ पर ही स्किल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर देते, हम यहाँ पर अपने ही मुल्क के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस को अडॉप्ट कर लेते, हम उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते, तो हमारी ये जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं या मुख्तलिफ जितने भी प्रोफेशनल जिस टाइम बाहर जा रहे हैं, हम उनको रोक सकते। हमारे मुल्क के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, हम अगर उसके ऊपर काम करते तो आज हम अपना ही गैस, अपना ही ऑयल, हम अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते। लेकिन मसला तो यही है, हमने ये काम तो करना नहीं है, क्योंकि ये दे आर पेन टेकिंग, और पेन हमने लेना नहीं है, तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। उसके बाद जी फाइनेंशियल रेगुलेशंस, अब हम इकोनॉमी पे अगर आएँ तो आप देखें कि मुल्क इस टाइम इकोनॉमी के क्राइसिस की वजह से बेल आउट्स पैकेजेस हम आईएमएफ से ले रहे हैं, हम दुनिया भर के मुल्कों के आगे नाक रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करनी। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लेते तो हम आजकल की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनसे बचे हुए होते, लेकिन क्योंकि हमने नहीं की तो हम ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अगर हम करते तो कम करते, पे कम करते उसके। उसके बाद ये इनएडिकेट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आप देखें 2010 के अंदर फ्लड आए, 2000 उसके बाद ऑनवर्ड 14-15 के अंदर भी आए, उसके बाद 18-19 के अंदर आए, फिर 21 में आए, फिर 22 में आए, लेकिन हम सुधरे नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम जब 2010 के अंदर ही आए थे तो हम उसी वक्त ही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कोशिश कर लेते, तो 2022 का जो $30 बिलियन का नुकसान हुआ है वो हमें ना करना पड़ता। क्योंकि हमने ना किया तो हमने बेयर किया। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब ये अगेन एक बहुत बड़ा, ये एक बॉम्ब है, ठीक है, ये एक एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब से भी बहुत बड़ा बॉम्ब है। जब ये इसने फटना है ना, तो उस वक्त मुल्क का इसने ज़रा ज़रा बिखेर देना है। इसकी रीज़न ये है, अब आपके मुल्क के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होगी, आपके मुल्क के अंदर वाटर इनसिक्योरिटी होगी, आपके मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट का काफ़ी मसला होगा, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ये सारे जितने, एजुकेशन का ना होना, हेल्थ का ना होना, ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल ना होना। आप लाहौर या कराची अगर रहते हैं तो आपको यहाँ पर सिचुएशन का पता होगा, 5 से 6 बजे के दरमियान आपका रोड के ऊपर निकलना एक खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली ये है कि आप निकल तो गए हैं, आपको नहीं पता कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, बिकॉज द रोड्स आर पैक्ड विद द व्हीकल्स। वहां पर इतनी गाड़ियां होती हैं, इतनी गाड़ियां होती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते।
ریزن کیا ہے؟ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ہر بندے نے گاڑی لے لی ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، ملک جگہ اتنے روڈس نہیں ہیں جتنی وہاں پر گاڑیاں امڑ آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ لیٹ ہوتا ہے۔ سو ریزن کیا ہے؟ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گیا، اربن سینٹر ہے نا، تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ سو یہ ابھی صرف میں نے ایک ریزن بتائی ہے، ایک سچویشن بتائی ہے، اس طرح کی ملٹیپل ہیں۔ اس کے بعد فردر جی، اگر ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کام نہیں کرتے تو اب ملک کے اندر دیکھیں اس ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں، آپ لاہور کے اندر دیکھیں یہ اس سیزن کے اندر کبھی بھی اتنی بارشیں نہیں ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ جو روڈس ہیں وہ پراپر وہاں پر گاڑیاں ایسے کھڑی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ ان کے اندر تیر رہی ہوں، اتنا مطلب کہ نا پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اکٹھا۔ تو ویدر پیٹرنس یہ کافی چینج ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، سردی بہت کم ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، یا کبھی کبھی گرمیوں کے اندر سردی ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پھر ہمارے فلڈز آ رہے ہیں، ارتھ کویکس آ رہے ہیں، اس طریقے کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کرتے تو پھر بھی اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں زیادہ پے کرنی پڑے گی انسٹیڈ آف ڈوئنگ سم تھنگ فار کلائمیٹ چینج۔ اس کے بعد فردر جی، ڈیلینگ ایکشن ان رسپانس ٹو پینڈیمک، یہ ایک بہت ہی بڑی اور کلاسک اگزامپل ہے ٹرمپ کی۔ جب کووڈ 19 آیا تھا تو اس نے اس کے اوپر کام نہ کیا پراپر، فردر کو پہلے اس کو ایز اے موکنگ کے طور پر لیتا رہا، کہ چائنا کو بلیم کرتا رہا یا اس طرح کی جو چیزیں، لیکن پھر یو ایس کو اس کی پے بہت زیادہ پے کرنی پڑی۔ اگر یو ایس پہلے ہی کام کر لیتا تو اس کو اتنی پے نہ کرنی پڑتی اس کی کاسٹ جتنی اس نے کی۔ سملرلی اگر فردر ہم دیکھیں تو فیلنگ ٹو ایڈریس دا ڈپلومیٹک کنفلکٹس از اے ٹائملی مینر، اگر فار ایگزامپل ہم ڈپلومیسی کے ذریعے انٹرنیشنل لیول پہ یہ تین چیزیں مجھے ملیں تو میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو رشیا یوکرین وار تھی یہ کیا تھی؟ آپ ڈپلومیٹکلی طور پر فیل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہٹلر کا بھی شاید ایک کوٹ تھا کہ وین ڈپلومیسی اینڈس دا وار اسٹارٹس، اس طرح کا کوئی ایک کوٹ ہے کہ آپ نے ڈپلومیسی کے ذریعے میکسیمم کوشش کی اپنے مسائل کو حل کرنے کی، لیکن جب آپ نہیں کر سکے تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ وار اسٹارٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ ڈپلومیسی کے اوپر کام کر لیتے تو آپ کی یہ جو وار کے جو نقصانات ہیں اس ٹائم پوری دنیا بیئر کر رہی ہے یہ نہ کرتے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا جو ایک تھیسس ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک کام کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کم پے کرنی پڑتی ہے انسٹیڈ آف ناٹ ڈوئنگ دیٹ پارٹیکولر تھنگ۔ سو آئی وش کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ میں اسی میرے چینل کے اوپر تقریباً 470 کے راؤنڈ اباؤٹ ویڈیوز ہو چکے ہیں، جس کے اندر 70 سے 80 آئی تھنک کہ ہوں گی میرے ایسے کے ریلیٹڈ مختلف آؤٹ لائنز ہوں گی۔ ایگزامس قریب آ رہے ہیں تو آپ ان آؤٹ لائنز کو جلدی سے گو تھرو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی آر کی پوری سیریز پڑھی ہے یہاں پر، آئی آر پیپر 1، آئی آر پیپر 2، یو ایس ہسٹری کی میں نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کوشش کروں گا جلد از جلد کمپلیٹ کرنے کی۔ اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے اوپر میں کچھ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، کوئی ایک آدھ بک کا میں نے ریویو دیا ہے، انشاءاللہ فردر بھی وہ دیتا رہوں گا۔ تو اسٹے ٹیونڈ رہیں جی، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔